नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के खतरे के बीच 2.5 साल बाद आज 17 जिलों में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह में भी छात्रों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा था। कमोवेश शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में स्टूडेंट शुक्रवार को क्लास अटेंड करते नजर आए और साथ ही साथ पढ़ाई करते भी नजर आए। आपको बता दें कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं अब सुचारू रूप से चलेंगी। स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान 17 जिलों में खुल चुके हैं। गिरिडीह के छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि छात्रों की संख्या में कमी भी देखने को मिली, खास तौर पर जूनियर क्लासेस में। वहीं अभिभावकों का अनुमति पत्र जो है इस बार दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको कक्षा करने की अनुमति है। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर लगाए भी बच्चे नजर आए। बच्चे कहते थे कि विषय का बहुत अच्छा प्रतिपादन नहीं हो पाता था। ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें बहुत सी असुविधा होती थी, विशेषकर छोटे बच्चों को जो लिखने की शैली है, हमारे कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, मैथमेटिक्स में है कोई प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपस में साक्षात्कार होना, शिक्षक और विद्यार्थी का एक जगह होना बहुत आवश्यक है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निरसा में कोयले की खदान में हुई दुर्घटना के लिए राज्य सरकार तथा कोयला कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कोयला खनन के बाद खाली पड़ी खदानों में गरीबी से बेहाल लोग अवैध माफियाओं के इशारों पर कोयला खनन के लिए जाते हैं। धनबाद में कोयले की लूट मची है। चुनने वाले होते हैं, तो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें। और फिर जब चून करके बोरा में लोग भरते हैं और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना, ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है। वहीं अब बात करेंगे बुढ़मू की। एक बार फिर बुढ़मू में उग्रवादियों ने दस्तक दी है और आतंक मचाया है। 4 बड़े वाहनों को जलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के साड़म गांव में तालाब जीर्णोद्धार कार्य में लगे 3 हाईवा और 1 जेसीबी पोकलेन को आग के हवाले कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सूत्रों की माने तो उक्त घटना को अंजाम टीपीसी के उग्रवादियों ने दिया है। गुरुवार की रात लगभग 10 बजे के बीच करीब 10 की संख्या में आए हथियारबंद उग्रवादियों ने पहले वहां काम कर रहे वर्करों के साथ मारपीट की और बाद में वाहन को आग के हवाले कर वहां से चलते बने। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। हम लोग भाई दोनों नारायण से अपना बतिया रहे थे, कुछ भी लेन देन कारोबार ऐसे, तो लास्ट में बोला ये किए जी, अभी लोग भी खाना वाना खा लिया, सो लिया, तो अब हम लोग भी चलते हैं। अब जैसे बैठल थे और उठना चाह रहे थे घर जाने के लिए, वही बीच एकदम सनाक से आया वो लोग। कितना आदमी आया था? 6-7 गोत की संख्या में था। जो हथियार था सबके पास? सबके पास था हथियार, छोटा सामान। तो आने के बाद क्या बोला आप लोग? कुछ नहीं बोला कह रहे सब गाड़ी मांग लगा तो गोली मार देंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक दुमका को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना दुमका के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पुसारो पुल के पास जांच के क्रम में ट्रक में गैर कानूनी तरीके से ले जाए जा रहे 16 मवेशी और 2 बछड़े को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही साथ चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि दुमका के रास्ते हर दिन ट्रकों में भरकर जानवरों की तस्करी की जाती है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। जब वरीय पदाधिकारियों को जानकारी मिलती है तो उनके आदेश पर कनीय अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। वरीय पदाधिकारी की तरफ से गुप्त सूचना मिली थी कि एक मवेशी लोड ट्रक जामा तरफ से आने वाली, महारो मोड़ तरफ से आने वाली है। इस पर तत्काल पुसारो पुल के पास दुमका पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाया गया। इसी क्रम में एक ट्रक को पकड़ा गया जिसमें कुल 16 मवेशी और 2 बछड़े थे। जिन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखाया गया, तत्काल वहां पर
जब्त किया गया उन्हें। वहीं झारखंड में दिनों दिन स्थानीयता के मुद्दे पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाषा विवाद और नियोजन नीति को लेकर लगातार राज्य में लोग आंदोलनरत है। ऐसे में आज आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राजधानी के तेतर टोली सरना मैदान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्थानीयता, भाषा विवाद और नियोजन नीति के मुद्दे पर आने वाले दिनों में झारखंड में आंदोलन की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। दरअसल सरकार के सामने आदिवासी एवं मूलवासी संगठनों ने स्थानीयता के मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। सरकार की तरफ से जल्द स्थानीयता भाषा विवाद के मसले को न सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड में यह विवाद और बढ़ जाएगा। मूल बातें हैं, अलग राज्य निर्माण के बाद में जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए और यहाँ के झारखंड की जो भाषाएं हैं उसको भी लागू करना चाहिए। ये तो मूल तत्व है। और जो सत्ता में चलाने वाले लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शहीदों के क्या सपना था, हमारे पुरखों के क्या सपना था, झारखंड आंदोलनकारियों का क्या सपना था, आदिवासी मूलवासी जनता की भावना क्या है, उसके अनुसार ही सरकार चलानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं में ना तो शहीदों के सपना का ज्ञान है, ना तो पुरखों के सपना का ज्ञान है और ना तो आदिवासी मूलवासी जनता भावना का उसको कोई ज्ञान है। अगर ये सब होता तो आज भाषा के लिए हम लोग को बोलना नहीं पड़ता, स्थानीयता के लिए बोलना नहीं पड़ता, यहाँ के CNT SPT कानून के लिए बोलना नहीं पड़ता। ये सब चीज़ अपने लागू कर देता। वहीं दूसरी ओर आदिवासी छात्र संगठन द्वारा राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। राज्य सरकार से बार बार छात्र संगठन द्वारा मांग की गई है कि भाषाई विवाद को जल्द समाप्त किया जाए, भोजपुर और मगही को निरस्त करें और बैकलॉग नियुक्ति जल्द से जल्द जारी करें। आदिवासी मूलवासियों के साथ मौजूदा सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहते हुए CM का पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी वो आदिवासियों का तो इंसानियत ही भूल चुके हैं, इसीलिए हम लोग को आना पड़ा। लेकिन हम लोग नहीं आते यहाँ पर। अगर वैसा उनके पास होता आदिवासियों का, वो समझ सकते थे तो वो भोजपुरी, माघी और बंगाली और उड़िया को यहाँ नहीं डालते। यहाँ मतलब होना चाहिए किसका, झारखंड के हैं तो झारखंड का जो उनका क्षेत्रीय भाषा है वो होना चाहिए। यहाँ अगर ठीक है वो डाल रहे हैं तो बाकी लोग को क्यों छोड़ रहे हैं? ला दे सारा भारत का, पाकिस्तान से भी उठा के भाषा लाए फिर यहाँ डाले। सबों को होने से हम लोग भीख मांगेंगे यहाँ का आदिवासी लोग। अब बात करेंगे सरस्वती पूजा की। चतरा में सरस्वती पूजा को लेकर सदर थाने में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन करते हुए सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, पूजा पंडाल आयोजकों तथा गणमान्य लोगों से अपेक्षित सहयोग की मांग की है। SDO मुमताज अंसारी और थाना प्रभारी लव कुमार ने पूजा के दिन शराब दुकान बंद रखने की बात कही है। साथ ही साथ पूजा आयोजित करने वाले लोगों से एक आवेदन भी थाने में देने को कहा है। आगामी 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के निमित्त हम लोग आज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखे थे। इसमें मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग सभी पूजा पंडाल वाले या फिर विद्यार्थी, स्कूल वाले जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग पूजा करें। और 5 तारीख के बाद जैसा कि बतलाया गया 6 तारीख को हम लोग विसर्जन और 7 तारीख को कहीं पे विसर्जन जो छूटे हुए लोग रहेंगे उनको करने का निर्देश दिया गया। खास करके विसर्जन से संबंधित जो हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं कि सूर्यास्त से पहले जो भी या विद्यालय के विद्यार्थी हों या क्लब के जो भी मूर्ति स्थापित करने वाले लोग हैं वो सूर्यास्त से पहले अपना विसर्जन का कार्य कर लें। अब बात करेंगे मौसम की। जमशेदपुर में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। हालांकि गुरुवार मध्यरात्रि के बाद से ही शहर भर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह भी बारिश जो है वो जारी रही। हालांकि दोपहर बाद बारिश रुक गई। वैसे इस बारिश ने एक बार फिर से तापमान में गिरावट लाई है और मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश के कारण एक बार फिर ठंड जो है वो बढ़ने के आसार हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be
good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.